अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं मोनिका सिंह राणा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। जैविक विधि से अरहर की उन्नत खेती पर एक प्रगतिशील किसान का अनुभव। आलू की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई पर जानकारी। आम के बाग में पोषक तत्व प्रबंधन पर तकनीकी जानकारी। हमारे प्रदेश में दलहनी फसलों में अरहर की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है और कई किसान भाई इस फसल से अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। आज हम आपको ग्राम टडिया जिला वाराणसी के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी से मिलवाने जा रहे हैं, जो आपको जैविक विधि से अरहर की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। 30-35 वर्षों से मैं कृषि कार्य में लगा हूँ और अपने फसल समूहों में नवप्रवर्तित प्रजातियों का सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करके उसका परीक्षण करता हूँ और कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि वैज्ञानिकों को बीज देता हूँ परीक्षण के लिए। अगर वह प्रजाति और कई हजार किसानों को कई प्रांतों में निःशुल्क बीज थोड़ा थोड़ा देता रहता हूँ, ताकि किसान भाई अपने खेतों में परीक्षण करें और अगर उनके जलवायु भूमि में फसल अच्छी हो रही है वो लगावें और 10 किसान को आगे बढ़ावें। इसी तरह से मैं काम कर रहा हूँ। श्री प्रकाश रघुवंशी वाराणसी के साधारण किसान हैं, परंतु आज वे देश भर के किसानों के लिए एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो पिछले 60 वर्षों में न तो सरकार कर पाई और न ही किसी कृषि विश्वविद्यालय ने किया। रघुवंशी ने गेहूं की 80, अरहर की 10, धान की 25, सरसों, भिंडी, पपीता, मूंग और मटर की आश्चर्यजनक प्रजातियों का विकास किया। इनकी इस अद्भुत प्रतिभा और लगन के चलते देश ही नहीं विदेशों में भी इनका नाम है। कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। आज आपके बीच ये किसान अरहर की खेती पर अपने अनुभव बांट रहे हैं। अपने खेतों में जैविक पद्धति से खेती करता हूं और इसके लिए मैं सकल फसल चक्र अपनाता हूं कि बार बार जो है एक ही तरह का फसल एक खेत में नहीं लेता हूँ, तो फसल को बदलते रहता हूँ। और काशी विश्वनाथ मंदिर का और अगल बगल के मंदिरों का माला फुला करके उसका मैं कंपोस्ट खाद बनाता हूँ। गाय के गोबर गोमूत्र से जैविक खाद बनाता हूँ, वनस्पतियों से बनाता हूँ। इस तरह से जो है जैविक खेती कर रहे हैं। और यह अरहर कुदरत करिश्मा के नाम से प्रजाति है, सिलेक्शन प्रजाति। इसको हम जो है जुलाई महीने में लगाए थे मेड़ पर। मेड़ से मेड़ की दूरी जो है 2.5 फीट और बीज से बीज की दूरी 1.5 फीट पर एक एक बीज लगाया हूँ। और हमारा यह लगभग 3-3.5 फीट का पौधा हो गया है और काफ़ी अच्छे ब्रांचेज आए हैं, इस बीमारी नहीं है। और अरहर की अच्छी खेती और अधिक उत्पादन के लिए सभी किसान भाइयों को मेड़ पर लगाना चाहिए। मेड़ पर लगाने से सबसे बड़ा लाभ यह है कि पौधा गलता नहीं है और खरपतवार नियंत्रण के लिए, निदाई गुड़ाई के लिए भी इसमें आराम होता है, पौधे नहीं होता है। इस अरहर में जो है वो जैविक खाद वगैरह डाल करके लगाए थे मेड़ों पर नवंबर और दिसंबर।
अगले महीने में हम जो है इसमें थोड़ा किसी प्रकार के कीट पतंग न लगें, इसके लिए जो है जैवनाशिक जो है कीटनाशक दवा जैविक बनाए हैं, उसका हम स्प्रे करेंगे। और इसमें फूल आने का समय जो है जनवरी का है, ये फरवरी मार्च में तैयार होगा। 220 दिन की प्रजाति है। और 50 लीटर के प्लास्टिक के ड्रम में जो है 5 किलो गोमूत्र, 10 किलो गाय का गोबर, और इसमें जो है तमाम प्रकार के वन औषधियों की पत्तियाँ, नीम की पत्ती, नीम की खली, और जो है बेल का पत्ता, कनेल का पत्ता, ये सब डाल करके हम इसको कीटनाशक बनाए हैं। और इसको जो है महीने में हम सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद इसको छान लेते हैं। छानने के बाद जब इसमें हम स्प्रे करेंगे कि किसी प्रकार के कीट पतंग न लगे, तो उसमें नीम ऑयल जो है 1 टंकी में 100 ml और 15 लीटर पानी, और वो 2 लीटर जो है जो कीटनाशक बनाए वो मिला करके हम इसमें 2-3 बार स्प्रे करेंगे। फिर इसके बाद न फली छेदक नहीं लगेंगी, किसी प्रकार की कीड़े नहीं लगेंगे। उसमें पोषक तत्व भी है पौधे को मिलेगा और कीटाणु नहीं लगेंगे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत यदि आलू की बात करें तो इसकी खेती हमारे अनेक किसान भाई करते हैं। किसान भाइयों, यदि आप भी आलू की खेती करना चाहते हैं तो वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त है। लेकिन आलू की बुआई करने से पूर्व यदि आपने खेत के चुनाव, उर्वरक प्रबंधन, प्रजातियों के चयन, बुआई विधि इत्यादि बिंदुओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया तो कंदों का जमाव प्रभावित होने के साथ खड़ी फसल में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो आप आलू की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किस तरह से करें, इसकी उन्नत तकनीक से बुआई, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज के डॉक्टर अमर सिंह यादव। किसान भाइयों, इसके लिए जो है बलुई दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो, इसके लिए उपयुक्त होती है। साथ साथ इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें जो है जल निकास की उचित व्यवस्था हो तथा जीवांश पदार्थ इसमें पर्याप्त मात्रा में हों। किसान भाइयों, अगली बात जो आती है कि इसमें खेत की तैयारी किस तरीके से करें। खेत की तैयारी करते समय इस बात का ध्यान देते हैं कि हम जो है उसमें खेत जो है एक समतल होना चाहिए, खेत की मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी पलट हल से हम जो है इसकी जुताई करते हैं। फिर हैरो या कल्टीवेटर के माध्यम से 2-3 जुताइयाँ करके हम खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। जो इसमें जो है ढेले होते हैं उनको धीरे धीरे पाटा लगा कर तोड़ देते हैं। किसान भाइयों, अगली बात आती है कि हमने जैसे खेत तैयार कर लिया है, उससे पूर्व हम ये ध्यान देते हैं कि जो सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे वो हम खेत तैयारी करने से लगभग 15 दिन पहले खेत में हम मिला देंगे। साथ साथ इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसमें सड़ी गोबर की खाद होना चाहिए। यदि कचड़ी गोबर की खाद होगी तो दीमक का प्रकोप बढ़ने की संभावना रहेगी। किसान भाइयों, अगली बात आती है कि इसमें जो है हम मिट्टी का परीक्षण करा लें कि हम इसमें कितना खाद और उर्वरक देने की आवश्यकता है। यदि ये संभव न हो पाए तो हम ऐसी स्थिति में हम प्रति हेक्टेयर संतुलित खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, हम प्रति हेक्टेयर 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। इसके अलावा 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 18 किलोग्राम बोरेक्स, इसके अलावा जो है 25 किलोग्राम सल्फर,
प्रति हेक्टेयर देते हैं। इसके साथ साथ जो है जो 50 किलो फेरस सल्फेट को भी हम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करेंगे, तो इसमें जो है सभी तत्व संतुलित मात्रा में हो जाते हैं। नाइट्रोजन की केवल तिहाई मात्रा, शेष सभी खादों की पूरी मात्रा हम खेत की अंतिम जुताई के समय हम खेत में डाल देते हैं। इसके बाद जो नाइट्रोजन हमारे जो 2 भाग हमारे बच जाते हैं, उसमें एक भाग करीब 25 से 30 दिन के बाद और दूसरा जो है 45-50 दिन के बाद हम खेत में डालते हैं। किसान भाइयों, आलू की बुवाई में अब देरी हो चुकी है, इसलिए ऐसी दशा में प्रजातियों के चुनाव पर विशेष रूप से ध्यान दें और देर में बोई जाने वाली प्रजातियों का ही चुनाव करें। किसान भाइयों, जब हम पछेती प्रजातियों के रूप में अगर बुवाई करनी होती है तो उन प्रजातियों के रूप में किसान भाइयों हम जो है कुफरी सिंदूरी, कुफरी बादशाह, कुफरी आनंद, कुफरी लालिमा को हम जो है इन प्रजातियों को पछेती के रूप में प्रयोग करेंगे। इसके बाद किसान भाइयों अगली बात आती है बीज दर की। बीज दर के रूप में हम लोग किसान भाई क्या करते हैं, करीब 35 कुंटल बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि 35 से 40 ग्राम का बीज रखें, क्योंकि ये जो मतलब 35 से 40 ग्राम का बीज ही रिकमेंडेड साइज का बीज होता है। यदि इससे छोटे साइज का बीज होता है तो इस बात का ध्यान देते हैं कि जितने ग्राम का बीज होता है उससे आधी दूरी पे इसको हम लगाना चाहिए। जैसे हमारा 40 ग्राम का बीज है तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर लगाएंगे। यदि हमारा 30 ग्राम का बीज है तो 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगाना चाहिए। किसान भाइयों, जहाँ तक बीज उपचार की बात है, उसमें हम 3% बोरिक एसिड से हम जो है घोल बना करके उससे बीज उपचारित करेंगे तो हमारे आलू फटने की संभावना नहीं होती है, साथ साथ आलू में चमक भी आती है। किसान भाइयों, जहाँ तक बात करते हैं कि बुवाई की विधि, बुवाई के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सीडल जो ट्रैक्टर से चलता है उससे हम बीज की बुवाई करते हैं। उसमें 20 × 60 सेंटीमीटर पर जो है हम जो है उसकी दूरी पहले से निश्चित कर लेते हैं। उसी दूरी पर जो है ट्रैक्टर से जो है इसकी बुवाई कर लेते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, जब हम जो है ट्रैक्टर से बुवाई कर लेते हैं उसमें इससे एक लाभ हो जाता है, हमको बाद में जो है मिट्टी नहीं चढ़ानी पड़ती है और हमारा जो है सही तरीके से उसमें मिट्टी चढ़ी रहती है और इससे कि सनलाइट से हमारा आलू खराब भी नहीं होता है। इसलिए जो है सीड्रिल से ही इसकी बुवाई करना चाहिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आम को उसके विशिष्ट गुण, रंग, स्वाद और रूप के कारण फलों के राजा की संज्ञा दी गई है और हमारे प्रदेश में काफी बड़े स्तर पर इसका उत्पादन होता है। तो हमारे जो किसान भाई इसकी बागवानी कर रहे हैं वो इनसे आगामी आने वाले दिनों में अच्छी फलत लेने के लिए बाग में पोषक तत्वों का प्रबंधन किस तरह से करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर A.K. सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम के बगीचों से फल हम जून और जुलाई के महीने में तोड़ लेते हैं। उसके बाद फल तोड़ने के तुरंत बाद बारिश थोड़ी चलती रहती है और जैसे ही बारिश खत्म हो तो बाग की साफ सफाई किसान भाई को कर लेना चाहिए। जैसा कि आप इस बगीचे में देख रहे हैं, ये किसान भाइयों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये बात है कि चूँकि प्रायः देखा जाता है कि आम के बगीचे में वो लोग घास उगी हुई है, कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कई तरह के कीड़े मकोड़े का प्रकोप बगीचे में हो जाता है। तो सबसे जो मुख्य बात है, बारिश जैसे ही समाप्त हो किसान भाई को अपने बाग बगीचे की सफाई अच्छी तरह कर देनी चाहिए और सफाई करने के उपरांत उसकी जुताई हो जानी चाहिए ताकि उस बगीचे की मिट्टी भुरभुरी हो जाए। आम के बाग से अधिक उत्पादन के लिए फल वृक्षों में पोषक तत्वों की आपूर्ति आवश्यक है, जिसे आप गोबर की खाद और उर्वरकों से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इनके प्रयोग के समय पर भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो पोषक तत्व हैं उसमें जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये मुख्य पोषक तत्व हैं जिनको हमें देना अति आवश्यक होता है और इसके साथ साथ ही
कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनको भी देना आम के बगीचों में अति आवश्यक है। तो आम की सफाई के उपरांत किसान भाई को चाहिए कि अक्टूबर के महीने में जो आपने आम के पेड़ के नीचे आपने दौर की सफाई की है, उस दौर में आप गोबर की खाद 50 से 60 किलो के लगभग सड़ी हुई अच्छी तरह से गोबर की खाद जो है उसको फैला दें और उसको मिक्स करवा दें। इसके तदुपरांत किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो 3 चीजें हैं, इसमें से फास्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर, कहने का मतलब फास्फोरस और पोटास आपको आम के पेड़ को नवंबर से दिसंबर के महीने में दे देना है। उत्तरी भारत में ये नवंबर से दिसंबर का महीना हम लेते हैं खाद डालने के लिए। तो इसमें जो भी आपकी संतुलित, जैसे यहाँ पर हम अभी उत्तराखंड से बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो संतुलित मात्रा है वो 1000 ग्राम नाइट्रोजन, 750 ग्राम फास्फोरस और 1000 ग्राम पोटास हम रिकमेंड करते हैं। अगर इसको कैलकुलेट करके देखा जाए तो हम किसान भाई के लिए बताएंगे कि लमसम आप 2.5 किलो के करीब यूरिया बनता है अगर यूरिया से डाल रहे हैं। सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हैं तो 1.5 किलो के करीब आपका सिंगल सुपर फास्फेट बनता है, और उसके साथ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास से डाल रहे हैं तो 1.25 किलो के करीब, 1.5 किलो से 1.25 किलो, तो 1.25 किलो के करीब पोटास बनता है। तो इसमें से आप जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटेशिक फर्टिलाइजर, कहने का मतलब सिंगल सुपर फास्फेट और जो म्यूरेट ऑफ पोटास है, इसको पेड़ के चारों तरफ एक गोल नाली बना करके देते हैं। अब पेड़ के चारों तरफ गोल नाली कहाँ बनाएंगे, तो वो मुख्य तना से, जो पेड़ का मुख्य तना है उससे 2 से 3 मीटर दूरी पे, ये पेड़ के उम्र के ऊपर डिपेंड करता है, तो कम से कम 3 मीटर बाहर, अगर फुली ग्रोन अप ट्री है आपका 10 साल से ऊपर का है तो 3 मीटर बाहर एक गोल नाली बनाइए, और इसमें उस गोल नाली में इस फास्फोरिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर जो है, फास्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर, उनको आप डाल दीजिए। डालते समय ये किसान भाई ध्यान रखें कि आपके बगीचे में नमी होनी चाहिए। अगर नमी कम है तो इससे समस्या होती है, आपका बढ़िया से वो पेड़ कह लीजिए कि उनकी जड़ें इन खाद को चूस नहीं पाती, ले नहीं पाती, तो नमी पूरी अच्छी तरह होनी चाहिए। नमी नहीं है तो पहले खेत की, उस बगीचे की सिंचाई कर दीजिए, सिंचाई के उपरांत फिर आप खाद का काम जो है, खाद डालने का काम शुरू करवाइए। इसके साथ ही साथ किसान भाई को बताना चाहेंगे कि हमने बात कर ली फास्फेटिक फर्टिलाइजर की, पोटेशिक फर्टिलाइजर की, कि नवंबर दिसंबर में गोल नाली बना करके डाल देना है, लेकिन जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जैसे हमने बताया कि 2.5 किलो के करीब जो आपका फुली ग्रोन अप ट्री, मतलब आम का पेड़ अगर 10 साल से ऊपर का है तो उसका डोज मैं बता रहा हूँ, तो आप 2.5 किलो यूरिया में से आधा यूरिया आप डालेंगे, जैसे ही उसमें फूल आने का समय होता है उस समय डाल दीजिए, और उसमें से फिर आधा यूरिया जो शेष है उसमें फल बनने के बाद आप डाल दीजिए। और मैं ये भी किसान भाई को बताना चाहूँगा कि जैसे आप फल तोड़ते हैं तो फल तोड़ने के तुरंत बाद पेड़ में कम से कम 500 ग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए, ताकि चूंकि फल तोड़ते हैं उसमें पेड़ में भूख ज़्यादा रहती है, ग्रोथ उसमें चूंकि हार्वेस्टिंग किया हुआ है तो हमें पौधों में बढ़वार चाहिए, तो उस समय यूरिया का 500 ग्राम नाइट्रोजन का हम प्रयोग करवाते हैं। तो उसके लिए ये भी ध्यान देने की जरूरत है। आम के बाग में आपने देखा होगा कि कभी कभी फल अधिक गिरने लगते हैं, गोंद निकलने लगता है, फल कटने लगते हैं। ये सभी समस्याएं भी तत्वों की कमी से आती हैं। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए आपको कौन कौन से सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करना होगा, आइए जानते हैं। किसान भाइयों को इसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक है, कॉपर है, बोरान है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे फल की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होती है, फल फटने की समस्या कम होती है, फल चमकदार होते हैं, फल का साइज अच्छा खासा बढ़िया बन जाता है। अब बात यह है कि इनको कब डाला जाए और कैसे डाला जाए। तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिंक के लिए जिंक सल्फेट आता है बाजार में, बोरान के लिए बोरेक्स का प्रयोग करें, और कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग करें, और इन तीनों का 200 से 250 ग्राम मात्रा जब आप फास्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर अपने आम के पेड़ को देते हैं, जैसे हमने बताया गोल नाली में, उसी गोल नाली में इनका प्रयोग उसी नवंबर दिसंबर के माह में आप करें। तो ऐसा करने से आपके जो फल की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ में बताना चाहूँगा कि आप देखे होंगे कि आम के पेड़ से गोद निकलता है, आम के फल से भी गोद निकलता है, ये कॉपर की कमी से होती है। तो कॉपर सल्फेट का उसके लिए मैंने प्रयोग बताया। बोरान डालने से आपका फलत बहुत अच्छा होता है, साइज बढ़ जाता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ किसान भाई ये जो जिंक और कॉपर और बोरान है, इनकी भी पूर्ति के लिए इन जो मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बताया कि आप भाई जिंक सल्फेट,
कॉपर सल्फेट और बोरेक्स का प्रयोग करें और उचित समय पर प्रयोग करें। इससे फल की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी और साथ ही साथ आपको अच्छा उपज मिलेगा। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है भीरा जौनपुर से संजय कुमार सिंह ने। यह भेड़ों में होने वाले फड़किया रोग के कारण एवं उपचार पर जानकारी चाहते हैं। तो संजय कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इनमें जो एक प्रमुख रोग जो खासतौर से भेड़ों में देखने में आता है, जिसे हम कहते हैं फड़किया रोग। फड़किया रोग भेड़ों का एक बहुत ही घातक रोग है, फैटल डिजीज़ है और पशुओं की अकस्मात मृत्यु इस रोग से हो जाती है। और इस रोग के प्रमुख लक्षणों के अंदर पशु को दस्त लगते हैं। हल्के जो दस्त है वो भी एक विशेष प्रकार के हरे रंग के दस्त पशु को हो सकते हैं। पशु को कन्वल्जन्स आते हैं, फिट्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं पशु को, और पशु के पिछले पैरों में लकवा हो सकता है। और इस प्रकार के लक्षण जो है वो पशुओं में देखने में आते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अधिक मात्रा में पशु को हरा चारा नहीं खिलाएं। अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त दाना जो है पशुओं को नहीं देना चाहिए। पशुओं को साफ सुथरा आवास उपलब्ध कराएं। पशु आवास में गंदगी नहीं रहे, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ आवास भेड़ों को उपलब्ध हो जरूरी है। रोगी के अंदर जो भी पशु आपको भेड़ रोगग्रस्त नजर आए उसे तुरंत ही स्वस्थ रेवड़ से जो है अलग कर दें। डॉक्टर साहब से जांच करवाएं, उपचार करवाएं। और जो तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि इस फड़किया रोग के टीके भी जो है सुगमता से उपलब्ध होते हैं, बाजार में भी उपलब्ध होते हैं, और आपके जो शासकीय और सरकारी पशु चिकित्सालय हैं वहाँ पर भी जो है उपलब्ध होते हैं। तो आपको अपने सभी पशुओं को, विशेषकर उन भेड़ों को जिनकी उम्र 2.5 से 3 माह से अधिक है, उन सभी पशुओं को फड़किया रोग के विरुद्ध, एंट्रोटॉक्सीमिया या ईटी रोग के विरुद्ध जो है आप टीकाकरण अवश्य ही करवा लें, ताकि पशुओं को इस रोग से बचाया जा सके और हमारे बहुमूल्य जो पशुधन है, जो भेड़ है, उसको जो है अकाल मृत्यु से बचाकर पशुओं को स्वस्थ रखा जा सके और अधिक उत्पादन लेकर भेड़ पालक व्यवसाय को लाभकारी बनाया जा सके। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सरसों की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट और रोग और उनका नियंत्रण,
दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।